AF-17 हिंदी अध्याय 161 भालू राजा। लियोनेल ने अपनी गति पर नियंत्रण रखा। वह पीछे चल रहे युवाओं को बहुत पीछे छोड़ने में पूरी तरह सक्षम था, लेकिन क्या इससे उसे कोई फायदा होता? बल्कि इससे वह खतरे में पड़ जाता। उसे न सिर्फ उनकी गति बनाए रखनी थी ताकि वे तेज लहरों से आगे रहें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि वे एक साथ भी रहें। अपने नेतृत्व में उन्होंने सभी की गति और सहनशक्ति के आंकड़ों का बखूबी ध्यान रखा। अब तक इस समूह का हिस्सा बनने के योग्य किसी भी युवा के आंकड़े 1.00 से ऊपर थे। ये शेष 400 मीटर की दूरी केवल आधे मिनट में पार करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक था। वे आधी दूरी तय कर चुके थे, तभी जानवरों की सेना अब और चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि वे अभी भी इंतजार क्यों कर रहे थे, लेकिन उसे इस बात का पूरा यकीन था कि वे नहीं चाहते थे कि उनसे पहले कोई अंदर आए। भूरे सुनहरे रंग का भालू आगे बढ़ा और दहाड़ने लगा, मानो चेतावनी दे रहा हो। युवकों के समूह के पीछे का जंगली ज्वार एक क्षण के लिए रुक गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पूरी तरह से सारी तर्क शक्ति खो दी थी। ये साफ था कि इस बात ने भूरे सुनहरे भालू को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, आसमान में उछला और फिर अपने अगले पंजे जमीन पर पटक दिए। धरती अचानक अशांत हो गई। एक पल के लिए लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी अचानक आसमान में एक तेज लहर उठी, जिससे लियोनेल के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। पृथ्वी पर नियंत्रण, इस भालू को मरना होगा। जिस क्षण लियोनेल ने निर्णय लिया, उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसके और उसके साथ के युवाओं के बचने का एकमात्र मौका छत्ते के जाल में घुसना था, सुरंगों के जाल का इस्तेमाल करके छिपना और फोर्स गीजर के स्रोत तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना। हालांकि अगर कोई धरती को नियंत्रित करने वाला जानवर उनके साथ सुरंगों के जाल में घुस जाता, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी मौत कैसे हुई। अगर लियोनेल के विचार दूसरों ने सुने होते तो उन्हें लगता कि वह पागल है। हालांकि उसकी सोच सही थी, फिर भी वह ऐसी किसी चीज के लिए समय कैसे निकाल सकता था? कोई भी और पहले इस स्थिति से उबरने पर ध्यान देगा, फिर बाद में जो होगा उसकी चिंता करेगा। हालांकि लियोनेल एक स्टार क्वार्टरबैक था। फुटबॉल के मैदान पर वह हर कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाता था कि 5, 10, यहाँ तक कि 20 प्ले बाद क्या हो सकता है। कभी कभी अगर जीत से बाद में हार की गारंटी हो तो जीत लेना उचित नहीं होता। इसी तरह कभी कभी जीत हासिल करने के लिए हार का सामना करना भी उचित होता है। उसके हाथ में कंप्रेशन शर्ट को देखकर लियोनेल की आंखें चमक उठी। बचने की पूरी कोशिश करो। लियोनेल दहाड़ा। उसकी क्षमताओं की एक सीमा थी। हालांकि वह खुद को इस राक्षस से निपटने के लिए जोखिम में डाल सकता था, लेकिन वह उन सभी को इस हमले से बचने में मदद नहीं कर सकता था। लेकिन वह चिंतित नहीं था। ये सभी होनहार युवा किसी न किसी वजह से थे। बिना किसी हिचकिचाहट के लियोनेल की गति अचानक दोगुनी हो गई, फिर दोगुनी। वह बजरी वाली जमीन पर धूल का एक निशान छोड़ते हुए प्रकाश की एक किरण की तरह लग रहा था। वह पूरी आसानी से धरती की 3 मीटर ऊंची दीवार को पार कर गया। अब तक भालू राजा से उसकी दूरी घटकर 50 मीटर रह गई थी। अब तो वह उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में भी अपनी परछाई देख सकता था। वह उसके क्रोध, उसके गुस्से, उसकी हत्या की मंशा को भांप सकता था। लेकिन उसका दिल स्थिर रहा। 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, रुआ। आने वाले जानवरों के ज्वार से चिंतित भालू राजा ने अपनी सेना को लियोनेल की ओर बढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया। और उसके मन में, वह अकेले एक भी इंसान से कैसे नहीं निपट सकता था। आकार का अंतर चौंकाने वाला था। भालू 5 मीटर से ज्यादा लंबा था, जबकि लियोनेल मुश्किल से 2 मीटर का था। ऐसा लग रहा था कि भालू की हथेली उसे झपट्टा मारकर मांस का टुकड़ा बना देगी, लेकिन लियोनेल निडरता से उसके पास गया। उस पल भालू राजा को लियोनेल की दमनकारी आभा का आभास हुआ। उसके क्रोध ने एक पल के लिए उसकी इंद्रियों को अस्त व्यस्त कर दिया था, लेकिन जैसे ही लियोनेल उसके इतने करीब आया, उसे लगा मानो अचानक नर्क उतर आया हो। भालू एक क्षण के लिए चौंक गया और पाया कि लियोनेल अचानक उसके ऊपर हवा में प्रकट हुआ था और एक काली शर्ट उसकी ओर तान रहा था। भालू के चेहरे पर उलझन छा गई। यह इंसान उस पर कपड़े का टुकड़ा क्यों तान रहा था? भालू राजा की बुद्धि अभी विकसित होनी शुरू ही हुई थी, लेकिन उसके सामने का दृश्य पूरी तरह से हैरान करने वाला था। वह उस इंसान से आने वाली खतरनाक आभा को उसके सामने के दृश्य के साथ जोड़ नहीं पा रहा था। पहली बार एक जानवर अपनी बढ़ती हुई बुद्धिमत्ता की कीमत चुका रहा था। अगर वह अभी भी एक सामान्य भालू होता तो उसे मुड़कर भागने में जरा भी संकोच नहीं होता।
उसमें गर्व जैसी भावनाएं नहीं थीं, बस जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति थी। लेकिन अब तक उसमें राजत्व का मोह बढ़ चुका था। वह सत्ता के नशे में चूर हो चुका था। उसने पहले भी मकड़ी को आगे भेज दिया था, जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। अगर वह अभी आगे नहीं बढ़ता तो बाकी जानवर राजा असंतुष्ट हो जाते। यही उसकी जिम्मेदारी थी। टकराना। जैसे ही उसने अपने डर को दूर भगाने के लिए अपना मुंह खोला, एक तीव्र दर्द उसकी जीभ और गले में फैल गया। पहले तो उसे अपने मांस के फटने और छेदने जैसा दर्द हुआ, लेकिन एक पल में ही उसकी नजर धुंधली हो गई। यह इतनी तेजी से हुआ कि ऊपर हवा में खड़ा इंसान जमीन पर उतरने का भी समय नहीं पा सका। उसके अंदरूनी अंग पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गए। लियोनेल ने ठंडी सांस ली जब भालू गिर पड़ा। उसे पता था कि मकड़ी राजा का जहर इतना जहरीला होगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना ज्यादा होगा। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अगर उसकी चेन वाला हार न होता तो उसका अंत हो जाता। चौथे नोजल को पूरी तरह से बर्बाद कर देने के बाद लियोनेल ने आह भरी और भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक धीमी आवाज के साथ भालू राजा जमीन पर गिर पड़ा। भालू राजा का पतन मानो किसी स्विच के पलटने जैसा था। स्तब्ध जानवर अचानक क्रोध से चीखने लगे। भालू राजा के अधीन रहने वाले जानवर खासकर नियंत्रण खो बैठे और बिना किसी परवाह के आगे बढ़ने लगे। लेकिन लियोनेल को जिस बात ने चौंकाया वह थी जिस दिशा में वे आगे बढ़े। जैसा उसने सोचा था उसकी ओर आने के बजाय वे फोर्स गीजर की ओर बढ़े, जिससे लियोनेल अवाक रह गया। उसने सोचा था कि वफादारी के लिए ये भालू उससे जान तक लड़ा देंगे, लेकिन लगता था कि उसने उनका अंदाजा बहुत ज्यादा लगा लिया था, या शायद उसे समझ की कमी थी। आखिरकार ये जंगली जानवर थे। वे इस हद तक विकसित नहीं हुए थे कि उनके विचार इंसानों जितने सूक्ष्म हों। उनमें से केवल एस ग्रेड एलीट ही थोड़े बेहतर थे, लेकिन फिर भी भालू राजा की मृत्यु के तरीके को देखते हुए ऐसा लगता था कि उनके भी उतने ही अच्छे और बुरे पहलू थे। ये संभव था कि एसएसएस श्रेणी के जानवर भी बुद्धिमत्ता में इंसानों की बराबरी न कर पाएं। हो सकता है कि वे 5वें आयाम या उससे ऊपर के क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद ही ऐसा कर पाएं। freewebnovel.com। बहरहाल लियोनेल के लिए ये अच्छी बात थी। छत्ते की ओर जाने वाले रास्ते में अब अचानक 2 बड़े बड़े छेद हो गए थे और भालुओं का एक झुंड भी उसके लिए रास्ता खोल रहा था। अपने कंधे पर नजर डालने पर उसने पाया कि युवक उसकी लड़ाई में लगभग पहुंच ही गए थे। एक हल्की सी सिर हिलाकर वह आगे की ओर भागा, क्योंकि उसे खंडित घन को भालू राजा की लाश चूसने के लिए डांटने का समय नहीं मिला। उस जहरीले मांस का वह क्या कर सकता था? उसे तो ये भी नहीं लग रहा था कि अब बीस्ट क्रिस्टल का इस्तेमाल करना सुरक्षित रहेगा। लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। लियोनेल के सामने अब अचानक एक नई चुनौती आ खड़ी हुई थी। हालांकि छत्ता अब लगभग उनके सामने ही था, फिर भी वे उसमें घुसकर क्या करेंगे और अंदर क्या स्थिति थी? यद्यपि पहले उनकी बड़ी संख्या एक लाभ थी, लेकिन यदि छत्ते की सुरंगें संकरी और तंग होती तो ये लाभ शीघ्र ही नुकसानदेह हो जाता। लियोनेल को सिरदर्द होने लगा, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के हमलावर भालुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। वह बाकी 4 जानवरों की टुकड़ियों की दहाड़ को अनदेखा कर सकता था। जानवरों के उलट लियोनेल पहली सुरंग में नहीं घुसा जो उसे मिली। छत्ते की सीमा तक पहुंचने के बाद वह उछला, तेजी से पहाड़ी जैसी संरचना पर चढ़ा और एक सुरंग से नीचे उतरा जहां से उसकी गहराई काफी कम थी। लियोनेल की हरकतें देखकर युवकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका अनुसरण किया। उसका तरीका वाकई सबसे अच्छा था। जानवर सीधे साधे थे, इसलिए वे छत्ते के सबसे आसान छेद में भी अपने आप घुस जाते थे, लेकिन किसने कहा था कि उन्हें भी ऐसा ही करना होगा? अंधेरे में कदम रखते ही लियोनेल को अचानक अपने दिल में एक शांति का एहसास हुआ। उसे लगभग घर जैसा ही महसूस हुआ। उसने न जाने कितना समय उन अंधेरी माया सुरंगों में बिताया था, जहां आगे का रास्ता तय करने के लिए उसे अपनी तेज इंद्रियों के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। उसकी सहज प्रवृत्ति थी कि वह जितनी जल्दी हो सके आगे भाग जाए, लेकिन लियोनेल ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह मुड़ा और अपनी जगह पर डटा रहा, उन युवकों का इंतजार करता रहा जो उसके पीछे आ रहे थे। सुरंगें इतनी चौड़ी थीं कि लगभग 4 हटे-कट्टे पुरुष एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते थे। न ज्यादा संकरी, न ज्यादा बड़ी। हालांकि उनकी संख्या लगभग 80 होने के कारण ये थोड़ा नुकसानदेह था, लेकिन दुश्मन को भी इससे जूझना पड़ा। हालांकि लियोनेल के इस कदम ने उन्हें ज्यादातर जानवरों से दूर कर दिया, लेकिन अगर वह ये सोचे कि एक भी जानवर उनके पीछे नहीं आएगा तो वह बहुत नासमझ होगा।
उसे अंदाजा हो गया था कि मकड़ी राजा किसी वजह से छत्ते के पास नहीं आया था, लेकिन ये अच्छी खबर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी जगह में उस जानवर राजा की जहरीली सांसों से कैसे निपटे। अगर वो सचमुच आ भी जाती तो उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। उसी समय युवाओं की पहली पंक्ति लियोनेल के पास पहुंची। मेरे पास से भागो, मैं यही लाइन पकड़ लूंगा और हमारे पीछे आने वाले किसी भी जानवर को मार डालूंगा। लियोनेल ने जल्दी से कहा। रोअरिंग ब्लैक लान और दक्षिणी व पूर्वी लुकआउट्स के अन्य शीर्ष युवा बिना किसी आश्चर्य के सबसे पहले वहां पहुंचे। लियोनेल की बातें सुनकर वे उसका आशय समझ गए और सिर हिला दिया। समुद्रों के राजा और मीन एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर भी उन्होंने वैसा ही किया। अगर उन्होंने अभी सचमुच समस्याएं खड़ी कर दी तो शायद वे सिर्फ दक्षिणी लुकआउट के युवाओं के ही दुश्मन नहीं होंगे। उस समय शायद उनके अपने लोग भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। जब वे पीछे हटे तो उनकी निगाहें झपक गईं और लियोनेल ने ऐसा दिखावा किया कि उसने ध्यान नहीं दिया। तारांकन तारांकन, भालू राजा मर गया। तभी एक परिचित युवक की आंखें चौड़ी हो गईं। वह वहीं जम गया, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वेरेरेट 006 के मरने पर उसकी प्रतिक्रिया की तुलना में ये कहीं ज्यादा सम्मानजनक था। वह जानता था कि उसका ये जीव कितना शक्तिशाली था, फिर भी मर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और शक्तिशाली जानवर प्रकट हो गया हो? यह असंभव था। उसने पूरे द्वीप का सर्वेक्षण कर लिया था और सभी ऐसे श्रेणी के खतरों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। क्या समुद्र से आए वे जानवर सचमुच इतनी जल्दी यहां नहीं आ गए थे? युवा प्रभु, क्या कुछ बात है? तभी बाकी लोगों ने उस युवक की ओर देखा और उसके अजीब भाव को महसूस किया। वे सब समझ गए कि जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जो उनकी उम्मीदों से परे था। वह समूह जो एक बेहद अंधेरी सुरंग में सफर कर रहा था, अपने कदम रोके बिना नहीं रह सका। युवक काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा, अपने अधीनस्थों के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। वह सोच रहा था कि इस संभावित खतरे से निपटने के लिए उसे दूसरे पशु राजाओं को बुलाना चाहिए या नहीं, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। चूंकि केवल भालू राजा ही मरा था, इसका मतलब शायद यही था कि बाकी जानवर राजा भी इस स्थिति से निपटने के लिए एक साथ आ गए थे। अगर वह उन्हें अभी बुला लेता तो शायद उस प्राणी को वहां घुसने का मौका मिल जाता जहां वह अन्यथा नहीं जा पाता। लियोनेल ने हमेशा यह मान लिया था कि जानवर छत्ते के बाहर एक विशेष क्षण के लिए इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कि फोर्स गीजर खतरनाक हो, या हो सकता है कि जिस खदान से यह उत्पन्न हुआ था वह अभी तक पूरी तरह से पका नहीं था। इसके अलावा उसने किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोचा था। संभावना ये थी कि जानवर राजा अपने स्वामी के अनुरोध पर प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। युवक ने अपने विचारों से ऊपर देखा। चलो, हमें इन सुरंगों का पता लगाना है और फोर्स क्रिस्टल खदान की ओर तेजी से रास्ता ढूंढना है। युवक के चारों ओर खड़े गार्डों ने उसके मल्टी लेंस मोनोकल की ओर देखा और अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। लियोनेल गुफा के एक कोने में बैठा हुआ भारी सांसें ले रहा था। कुछ घंटे पहले की तुलना में उसकी हालत कहीं ज्यादा खराब थी। कम से कम ऐसा लग तो रहा था। हालांकि उसके कपड़े उसकी चेन वाले हार की वजह से काफी साफ थे, लेकिन उसका बाकी शरीर पूरी तरह थका हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मांसपेशियों की थकान के कारण उसकी उंगलियां बार बार फड़क रही थीं और उसकी सांसें फूल रही थीं। छत्ते की सुरंगों से निकली गुफा में दूसरे युवक भी मौजूद थे। कुछ लोग लियोनेल की ओर श्रद्धा भरी निगाहों से देख रहे थे, जबकि कुछ और भी उलझन भरी निगाहों से देख रहे थे। उनमें से समुद्रों के राजा और मीन राशि के लोग खास तौर पर उलझन में थे। अब उन्हें पता था कि लियोनेल कितना शक्तिशाली है, लेकिन इससे वे और भी ज्यादा असहाय महसूस कर रहे थे। काफी देर बाद लियोनेल की सांसें आखिरकार शांत हुईं। अब वह सचमुच बिस्तर पर जाना चाहता था। पिछले कुछ हफ्तों से उस डार्क एलिमेंटल जानवर की वजह से उसकी नींद अच्छी नहीं रही थी। हालांकि अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। यह तूफान से पहले की शांति से अलग नहीं था। उन्होंने अपनी शुरुआती सुरक्षा का तो प्रबंध कर लिया था, लेकिन अगर उन्हें अभी अपनी दीर्घकालिक सुरक्षा की चिंता थी तो उन्हें गीजर से निपटने का कोई रास्ता ढूंढना ही था। हालांकि जिस गुफा में वे थे वह अब शांत लग रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ की हवा खास तौर पर अस्थिर थी। ये किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इतनी गहराई में स्थित गुफा में तेज हवा का होना ही किसी को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा लियोनेल को वास्तव में नहीं पता था कि फोर्स गीजर से जुड़े कोई और खतरे भी हैं या नहीं, इसलिए ऐसी जगह सोना निश्चित रूप से एक विकल्प नहीं था, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वह कुछ चीजों को संभाल न ले।
अंततः अपने दिल को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए लियोनेल ने सिल्वर डिस्क वाला शब्दकोश निकाला। ये फोर्स गीजर कितना खतरनाक है। पूरे सन्नाटे भरे माहौल में लियोनेल की अचानक आए आवाज ने जरूर सबका ध्यान खींचा, खासकर इसलिए क्योंकि शुरू में कई लोग उसे घूर रहे थे। पहले तो उन्हें लगा कि वह खुद से बात कर रहा है, लेकिन फिर उन्हें अचानक वह अजीब सी आवाज याद आ गई जिसने पहले उसे जवाब दिया था जब उसने मकड़ी राजा की कमजोरी के बारे में पूछा था, और वे ध्यान से सुनने से खुद को रोक नहीं पाए। गुनगुनाहट। फोर्स गीजर शब्द अपरिचित है। सीड के अर्थ को देखते हुए फोर्स इरप्शन का संदर्भ दिया जा रहा है। बल उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होता है। मानव शरीर को एक अर्ध संलग्न प्रणाली माना जाता है। बल विस्फोट के निकट पहुंचने पर बल नोड विस्फोट उत्पन्न होने की संभावना होती है, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति अपंग हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यह जवाब सुनकर सभी युवक तुरंत पीले पड़ गए। यहां तक कि लियोनेल भी कई स्तर पर गंभीर हो गया। क्या इसका मतलब ये था कि उनका सबसे अच्छा विकल्प इस बल विस्फोट को तब तक सहना था जब तक ये समाप्त न हो जाए? बल विस्फोट कितने समय तक चलते हैं? गुनगुनाहट। सीड को जवाब देते हुए ये कारण पर निर्भर करता है। बल विस्फोट का क्या कारण हो सकता है? गुनगुनाहट। बल विस्फोट बलखानों के विकास, शक्तिशाली जानवरों की मौत, दुनिया के विकास, उपायामी क्षेत्रों के विस्फोट के कारण हो सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शब्दकोश में अनगिनत मामलों की सूची दी गई। अंत में लियोनेल के पास उसे हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ये कब तक चलेगा? गुनगुनाहट। उतार चढ़ाव का पता चला। बल विस्फोट चौथे आयामी बल क्रिस्टल खदान के विकास के 93% समान है। क्रिस्टल स्पिरिट के जन्म के 37% समान है। गणना कर रहा हूं। 128, 12 घंटे 37 मिनट 5 सेकंड। पहले तो लियोनेल को इन संख्याओं का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसे समझ में आया तो वह दंग रह गया। 128 दिन, 12 घंटे 37 मिनट और 5 सेकंड। जब दूसरे नौजवानों को खुद ये बात समझ में आई तो उनका रंग पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया। वे इतने लंबे समय तक कैसे टिक पाए? लगभग आधा साल। उन्हें जरूरी खाना और पानी कहां से मिलेगा? अगर वे किसी तरह इस समस्या का हल ढूंढ भी लें तो क्या वे वाकई इतने समय तक सुरक्षित रह पाएंगे? सबसे बुरी बात यह थी कि फोर्स गीजर को रुकने में बस इतना ही समय लगा। कौन जानता था कि इस क्षेत्र में फोर्स की सांद्रता कितनी देर तक बनी रहेगी? जब तक इस क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में फोर्स की सांद्रता में जमीन आसमान का अंतर रहेगा, तब तक ये शक्तिशाली जीवों का अड्डा बना रहेगा। मानो ये सब काफी नहीं था, बल के संतुलन में आने के बाद भी क्या इससे ये गारंटी होगी कि जो जानवर आए थे वे चले जाएंगे? अगर वे इसे अपना स्थायी निवास बना ले तो क्या होगा? और अगर वे ऐसा न भी करें तो उन्हें जाने में कितना समय लगेगा? यदि इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाए तो उन्हें यहां आसानी से 1 वर्ष या शायद 2 या 3 वर्ष से अधिक समय तक रहना होगा। जितना ज्यादा वे सोचते उतना ही ज्यादा निराश होते। क्या सचमुच यही वो जगह होगी जहां उनकी मौत होगी? लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। उसका यहां मरने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और न ही इतने लंबे समय तक यहां रहने का। क्या समय से पहले ही बल विस्फोट को रोकने का कोई तरीका है? गुनगुनाहट। फोर्स क्रिस्टल माइन का फोर्स विस्फोट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग एक विकसित दुनिया के फोर्स संकेंद्रण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये बात सुनकर लियोनेल भी थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सके। अगर यह एक स्वाभाविक और जरूरी प्रक्रिया थी तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था? लेकिन अगले भाग ने एक बार फिर उनकी उम्मीद की किरण जगा दी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... इस प्रक्रिया में प्राकृतिक बल कलाओं का निर्माण शामिल है। इन प्राकृतिक बल कलाओं को बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बल क्रिस्टल माइन कोर में उच्च स्तरीय बल सुदृढ़ीकरण विचलनों का संचार करना आवश्यक है। इस धुंधली सी आशा को पकड़ते हुए लियोनेल का हृदय व्याकुल हो उठा। प्राकृतिक बल कलाएं क्या हैं और वे बल क्रिस्टल खान से कैसे संबंधित हैं? गुनगुनाहट। सीड का उत्तर देते हुए प्राकृतिक बल कलाएं प्राकृतिक घटनाओं की रचना है और अक्सर प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले विकासों को शक्ति प्रदान करती हैं। वर्तमान में बल क्रिस्टल माइन कोर पर जटिल रूनों का धीरे धीरे निर्माण हो रहा है। बल विस्फोट इसी प्रक्रिया का परिणाम है। ये जानने के बाद लियोनेल के पास केवल एक ही सवाल बचा था। मैं बिना मरे बल विस्फोट के करीब पहुंचने के लिए क्या कर सकता हूं? बहुत लापरवाही है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और अगर नहीं तो हम क्या करेंगे? यहां मौत का इंतजार करेंगे। वह सही कह रहे हैं।
हम क्या खाएंगे पिएंगे, इस हालत में हम आधा हफ्ता भी नहीं टिक पाएंगे। युवाओं की तीखी बहस आगे पीछे होती रही। लियोनेल की डिक्शनरी को आखिरी बार बोले हुए 2 घंटे हो चुके थे, फिर भी वे किसी भी तरह की सहमति पर नहीं पहुंच पाए थे। लियोनेल दीवार से टिककर खड़ा था, कुछ भी बोले बिना सब कुछ देखता रहा। उसने अपना फैसला पहले ही कर लिया था। वह निश्चित रूप से फोर्स क्रिस्टल माइन कोर की तलाश में नीचे जाएगा। उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने शरीर को आराम दे रहा था। उसने अपने भंडार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। शर्मीली मछली से लड़ने से पहले ही उस डार्क एलिमेंटल जानवर ने उसकी हालत दयनीय कर दी थी। मकड़ी राजा और भालू राजा से उसकी लड़ाई ने पहले से ही खराब स्थिति को और भी बदतर बना दिया। मानो इतना ही काफी नहीं था, उसे उन सभी जानवरों को मारने में कुछ और घंटे लग गए जो उसी सुरंग में घुस गए थे। अभी उसे नींद और आराम की जरूरत है। उसके बाद वह कोई योजना सोचेगा। उसे इस छत्ते के निर्माण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बहुत संभव था कि इसे ऐसे खंडों में बांटा गया हो जहां से कितना भी गुजरा जाए, एक दूसरे तक पहुंच पाना संभव न हो। ऐसे में सुरंगों के इस जाल से बाहर निकलकर किसी दूसरे प्रवेश द्वार से फिर से प्रवेश करना जरूरी हो सकता था। इस बात पर विचार करते हुए लियोनेल खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। कोई भी चीज कभी आसान क्यों नहीं होती। दुर्भाग्य से माया मकबरे में रहते हुए उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि उसकी आंतरिक दृष्टि दीवारों को भेद नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा वह रास्तों से होते हुए आगे देख सकता था। लियोनेल ने अचानक ऊपर देखा, उसे लगा जैसे कोई अचानक उसके पास आकर बैठ गया हो। मंद रोशनी में भी उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह दहाड़ता हुआ काला शेर था। उन्हें देखना मजेदार है, क्या आपको नहीं लगता? लियोनेल ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? वे 2 समूहों में बंट गए हैं। एक समूह इतना काया है कि जाने को तैयार नहीं है और खुद को जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरा भी बहुत काया है, हालांकि वे हमें जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनका खुद को खतरे में डालने का कोई इरादा नहीं है। वे सिर्फ इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उनकी मुसीबतों का बोझ उठा लेंगे। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा बदतर है? रोअरिंग ब्लैक लायन को ये जोकर शो वाकई मजेदार लगा। जो लोग वाकई में कुछ बदलाव लाने लायक ताकतवर थे, वे बोल भी नहीं रहे थे। लियोनेल, वह थंडरस फ्लैप और यहां तक कि किंग ऑफ सीज का समूह, सब गुफा के अपने अपने कोनों में दुबके हुए थे। मानो वे कमजोरों को अपने लिए फैसला लेने दे रहे हों। सच तो ये था कि चूंकि वे सबसे शक्तिशाली थे, इसलिए यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट सहना पड़ा। उनके पास इस तर्क पर ध्यान देने की ऊर्जा कैसे हो सकती थी? उनमें से ज्यादातर ने तो अपना फैसला पहले ही कर लिया था। सबसे बुरा कौन सा है? लियोनेल एक पल के लिए सोच में पड़कर मुस्कुराया। शायद हम सातों जो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। रोरिंग ब्लैक लायन एक क्षण के लिए लियोनेल की प्रतिक्रिया से चौंक गया, फिर वह जोर से हंसने लगा। दिलचस्प, दिलचस्प। हालांकि रोरिंग ब्लैक लायन की हंसी ने कुछ लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन जल्द ही गर्मागर्म बहस जारी रही। उसे लगा कि लियोनेल गलत नहीं था। वे सातों पीछे बैठे थे और अपने से कहीं कमजोर लोगों को आपस में बहस करते हुए देख रहे थे, मानो उनकी राय का कोई मतलब हो। ये लगभग ऐसा था जैसे दुनिया की सच्चाई उनके सामने घटित हो रही हो। कितनी बार कमजोर लोग अपनी बात मनवाने की उम्मीद में अपनी बात रखते हैं, लेकिन ऊपर बैठे लोग उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर अपनी मनमानी करते हैं। आम लोग शायद अपने राजनेताओं के बारे में हमेशा यही शिकायत करते रहते हैं। लियोनेल ने आह भरी। वह पैराडाइज आइलैंड्स पर उन सभी आम लोगों की मौत के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या वाकई यही एकमात्र तरीका था? अगर उसके पिता किसी उच्च लोक से न होते, तो क्या वह भी इतने बदकिस्मत होते? कभी कभी वह खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाता था कि वह कुछ खास नहीं है। भले ही कोई यह कह सकता है कि वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे मेहनती नहीं था। शायद ऐसे लोग भी होंगे जो उससे 10 गुना, यहां तक कि 100 गुना कड़ी मेहनत करते होंगे। फिर भी शायद उन्हें उसके आधे नतीजे भी नहीं मिले होंगे। उसे इन लोगों से क्या कहना चाहिए? बहुत बुरा हुआ। अगले जन्म में बेहतर माता पिता के साथ जन्म लेना। अपने मासूम सवाल से लियोनेल के मन में उठे भारी विचारों को महसूस करते हुए रोअरिंग ब्लैक लायन ने उसके कंधे पर थपथपाया। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता था, मुझे पहले ऐसा करने का मौका नहीं मिला। लियोनेल ने पलकें झपकाईं। शुक्रिया। किस लिए? हमारी लड़ाई के बाद अपना चेहरा ढकने के लिए। और मुझे लगता है कि हम सब के लिए यहां तक पहुंचने का रास्ता साफ करने के लिए भी। मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी।
लियोनेल की भौहें तन गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके इतने छोटे से काम से रोअरिंग ब्लैक लायन इतना आभार व्यक्त करेगा। उसने उस समय इसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं था। उसने बस यही सोचा कि चूंकि वे सब किसी न किसी वजह से अपना चेहरा छिपा रहे थे, इसलिए उसे उनकी मदद करनी चाहिए। लियोनेल को भी अपने मुखौटे की कोई खास परवाह नहीं थी। उसने तो बस घुलने मिलने के लिए उसे पहना था। साम्राज्य को तो उसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। इस समय उसे इस तरह से खुद को छिपाने की कोई खास जरूरत नहीं थी। हालांकि वह क्रूर आदमी ऐसा नहीं कहता, पर वह भी आभारी है। दहाड़ते काले शेर ने ठहाके लगाते हुए थंडरस क्लैप की ओर इशारा करते हुए कहा। लियोनेल मुस्कुराया, मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मेरी तरफ से कोई खास मेहनत नहीं लगी। दहाड़ते काले शेर ने लियोनेल को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? आपसे बात करना बहुत आसान है, श्रीमान अदम्य। दहाड़ते काले शेर ने अत्यधिक दासतापूर्ण तरीके से कहा। लियोनेल हंसा, मैंने तो ये नाम चुना ही नहीं। क्या तुम लोगों ने मेरे लिए नहीं चुना? किसने तुम्हें ये नाम दिया है? बकवास बंद करो। दोनों आदमियों की हंसी से उनका तनाव कम होता दिख रहा था। हालांकि लियोनेल को उम्मीद नहीं थी कि इस समय उसके बगल में कोई और बैठेगा, और वह असल में फ्लोइंग विंड होगी। अरे अरे, छोटी सी लोमड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फ्लोइंग विंड के आते ही दहाड़ते काले शेर की तुरंत प्रतिक्रिया हुई। साफ था कि उसे वह ज्यादा पसंद नहीं थी। यहाँ कोई भी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम क्रूर हो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि एक महिला के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। दहाड़ता काला शेर एक पल के लिए अवाक रह गया। क्या ये वही औरत नहीं थी जिसने उससे कहा था कि वह उसे दो टुकड़ों में तोड़ते हुए देखना चाहता है? उसके हर दूसरे वाक्य में एक तरह का व्यंग्य भरा हुआ था। अब वह सभ्य और सभ्य होने का नाटक क्यों कर रही थी? क्या ये बहुत बेशर्मी नहीं थी? लेकिन जब उसने देखा कि वो लियोनेल के कितने करीब आना चाहती है, तो वो आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। ये छोटी सी लड़की वाकई बहुत बेशर्म थी। लियोनेल को अपनी बाह पर दबते हुए मुलायम तीलों का एहसास हुआ। उसे अपनी कमीज उतारने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए उसका धड़ अभी भी पूरी तरह से नंगा था, जिससे यह एहसास और भी ज्यादा उत्तेजक हो रहा था। freewebnovel.com। लियोनेल थोड़ा सा पीछे हट गया, जिससे फ्लोइंग विंड मुंह बना बैठी। दुर्भाग्य से वह लियोनेल की प्रतिक्रिया उसके मुखौटे के कारण नहीं देख सकी। लेकिन उसने अवचेतन रूप से सोचा कि वह शर्मिंदा है। फ्लोइंग विंड की नजर लियोनेल के सुडौल धड़ पर पड़ी, उसकी आंखें प्रशंसा भरी नजरों से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि उसे जो दिख रहा था वह उसे पसंद आया, शायद थोड़ा ज्यादा। वे तुम्हें अदम्य कहते हैं। दुर्भाग्यवश, लियोनेल बुदबुदाया। फ्लोइंग विंड इस जवाब से उलझन में थी, लेकिन इससे लियोनेल में उसकी रुचि और बढ़ गई। तुम बहुत ताकतवर हो। आमतौर पर तुम्हारे जैसे ताकतवर लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। तुम यहाँ कैसे आ गए? बहती हवा ने उत्सुकता से पूछा। मेरा अपहरण हो गया था। लियोनेल भी उतनी ही उदासीनता से बुदबुदाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फ्लोइंग विंड के इन शब्दों का क्या मतलब है, पर वह पूछने के लिए बहुत आलसी था। खैर, मैं सोने जा रहा हूँ। बहुत देर से मुझे अच्छी नींद नहीं आई। मुझे बता देना कि मेरे जाने के बाद क्या होता है। इससे पहले कि दोनों समझ पाते कि लियोनेल का क्या मतलब है, वह उठकर गुफा के एक खाली कोने में चला गया, जिससे खंडित घन उसे अपने अंदर ले सके। युवा देखते रहे कि खंडित घन कैसे खुल रहा था, लगभग 10 मीटर का क्षेत्र घेर रहा था। ये गुफा का कम से कम 10% हिस्सा था, लेकिन किसी ने भी असंतुष्ट होने की हिम्मत नहीं की। लियोनेल के बिना वे इतनी दूर तक भी नहीं पहुंच पाते। दहाड़ते काले शेर और बहती हवा की निगाहें लियोनेल के बिना आपस में मिली, चिंगारियां उड़ी। क्या अब तुम भाग नहीं जाओगे? बहती हवा ऐसे हंसी जैसे उसने शब्द सुने ही न हो। क्या तुम्हारा वह दोस्त समलैंगिक है? दहाड़ता काला शेर अवाक रह गया। आखिर इस औरत को क्या हो गया है? सबसे मजबूत मर्द भी इतनी थकी हुई औरत की परवाह नहीं करता। युद्ध के मैदान में, जो कि शयन कक्ष था, कई सैनिक इसी वजह से शहीद हुए थे। कितनी जहरीली औरत है, ऐसी बात का मजाक उड़ा रही है। क्या तुम सोचते हो कि तुम इतने खास हो? दहाड़ते काले शेर ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, बहती हवा ने बेशर्मी से कहा। लियोनेल बिस्तर पर गिर पड़ा, मानो किसी स्वप्नलोक में खो गया हो। उसे बहुत अच्छा लगा कि वह छोटा सा जानवर जो उसे इतने समय से परेशान कर रहा था, द्वीप के मध्य भाग में प्रवेश करने के बाद से दिखाई नहीं दिया था।
तारांकन तारांकन। जब लियोनेल सो रहा था तो द्वीप के तट पर मौजूद कमांडर अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहे थे। वायलेट रेन ने दूर आसमान में उठते फोर्स गीजर की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति बेबसी और एक जटिल भावना के बीच झूल रही थी। अचानक अशांत समुद्र से एक और विशाल तंतु उभर आया। शापित जानवर, मर जा। उसके बाल लहराने लगे और हल्के गहरे बैंगनी रंग में बदल गए। जैसे ही उसने अपनी बाहें हवा में उठाई, उसकी आंखों का रंग भी वैसा ही हो गया। उसके सिर के ऊपर बैंगनी बादल छा गए और फिर बैंगनी बूंदों की मूसलाधार बारिश होने लगी। एसेस का गिरती हर बूंद के साथ मांस का एक और टुकड़ा पिघलता गया। पलक झपकते ही 10 मीटर से ज्यादा लंबा एक तंतु समुद्र की सतह पर बुदबुदाता सड़ा हुआ तरल पदार्थ बनकर रह गया। वायलेट रेन की क्षमता शायद एकमात्र कारण थी जिसकी वजह से सदर्न लुकआउट का जहाज इतने लंबे समय तक टिक पाया। जितनी देर तक वह इसे सक्रिय रखती, आसपास का पानी उतना ही जहरीला होता जाता और जीवों के उनके पास आने की संभावना उतनी ही कम होती जाती। नतीजतन ज्यादातर जानवर उनके जहाज के चारों ओर लंबा रास्ता तय करते, उनसे पूरी तरह बचते। आखिरकार जिस फोर्स की उन्हें इतनी जरूरत थी, उसका स्रोत कमांडरों से तो नहीं आ रहा था। हालांकि इसके बावजूद वायलेट रेन की अभिव्यक्ति केवल बदसूरत और बदसूरत होती गई। वह द्वीप पर मौजूद युवाओं की चिंता किए बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने से उसकी और उसके साथियों की जान ही जाएगी। उसकी ताकत उन युवाओं से ज्यादा नहीं थी। दरअसल उनमें से किसी के खिलाफ लड़ाई में वह जीत भी नहीं पाती। हालांकि उसकी क्षमता शक्तिशाली थी, लेकिन उसका इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल भी था। उसके लिए इसका अंतहीन इस्तेमाल करना नामुमकिन था। मधुर वृक्ष, क्या स्थिति है? क्या तुम अभी तक अतिरिक्त बल बुलाने में कामयाब हो पाए हो? वायलेट रेन ने पुकारा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोर्स इरप्शन के कारण संचार मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि हमें पहले द्वीप की सीमा पूरी तरह से छोड़नी पड़े। नहीं, वायलेट रेन ने सख्ती से मना कर दिया। अगर वो नौजवान उन्हें ढूंढते हुए किनारे पर आ गए तो क्या होगा? कम से कम उसके यहाँ होने से उसके द्वारा बनाए गए जहरीले पानी के आसपास एक छोटा सा सुरक्षित ठिकाना तो था। कम से कम अगर नौजवान इंतजार करे तो बच निकलने का मौका तो मिलेगा। लेकिन अगर वे चले गए तो उन युवाओं का क्या होगा? वायलेट रेन को कैसे पता था कि जिन युवाओं को लेकर वह चिंतित थी, वे सभी पहले ही तूफान की आंख में समा चुके हैं। वायलेट रेन, हमें यहाँ पक्ष और विपक्ष को देखना होगा, मिलोट्रीज ने समझाने की कोशिश की। रुको रुको रुको, वायलेट रेन ने हाथ हिलाया। मुझे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ हमें ही इस फोर्स इरप्शन के बारे में पता है। सिर्फ हमें ही नहीं, पूर्वी लुकआउट कमांडरों को भी जरूर पता है। और ज्यादा देर नहीं लगेगी जब लुकआउट कमांडरों को भी पता चल जाएगा। हमें यहीं रुकना होगा और अतिरिक्त सैनिकों का इंतजार करना होगा। कोशिश करते रहो कि कोई संदेश पहुंचा सको या नहीं। बाकी कमांडरों ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। वायलेट रेन का दर्जा उनमें से किसी से भी ऊंचा नहीं था, लेकिन वह अपनी अगली पदोन्नति के सबसे करीब थी क्योंकि उसकी योग्यता एस ग्रेड में आंकी गई थी। फिलहाल वे सिर्फ उसकी बातें सुन सकते थे। लानत है उस बदमाश, बेहतर होगा कि तुम जासूस न बनो। जब तक तुम जासूस नहीं बन जाते, उन बच्चों को वहां से निकलने में मदद करो। कौन जानता है कि लियोनेल की क्या प्रतिक्रिया होगी यदि उसे पता चले कि वायलेट रेन उसके बारे में ऐसा सोच रही है। लियोनेल की नींद खुली, उसके होठों पर एक लंबी जम्हाई थी। हालांकि वह उतनी देर तक नहीं सोया जितना वह चाहता था, लेकिन कम से कम उसे अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए ये काफी था। वह छत की ओर शून्य भाव से देखता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या करना चाहिए। कुछ देर तक कुछ न सूझने पर वह अपने शरीर को घसीटते हुए एबोट सेटिंग के पूल तक गया, अपने कपड़े उतारे और उसमें कूद गया। इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हो रहा है, वह फिर से सो चुका था। जब वह फिर से उठा तो मन ही मन कड़वी मुस्कान बिखेरी। ऐसा लग रहा था कि इन मामलों से आगे निकलने के उसके विचार अब खिड़की से बाहर फेंक दिए जाएंगे। उसे ठीक से पता नहीं था कि वह कितनी देर से सोया था, लेकिन कम से कम एक दिन, शायद 2 दिन तो जरूर सोया होगा। एक आह भरते हुए वह खड़ा हुआ और अपने शरीर को तानने लगा। इतनी देर पानी में रहने के बाद उसकी त्वचा थोड़ी सी सूखी हुई लग रही होगी, ऐसा तो लगता ही है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह पानी कुछ खास था। क्या करूं? लियोनेल को पता था कि उसे फोर्स गीजर का स्रोत ढूंढना होगा, लेकिन यह जितना लगता था उससे कहीं अधिक आसान था।
यद्यपि फोर्स गीजर ने छत्ते में छेद कर दिया था, लेकिन यदि लियोनेल बाहर से उसके पास जाता तो वह केवल मौत को आमंत्रित करता। शब्दकोश के अनुसार बल विस्फोट से खुद को बचाने का एकमात्र तरीका बल त्वचा बनाना था, जिसे शब्दकोश में बल त्वचा कहा गया है। ये स्पष्ट रूप से एक बल हेरफेर जैसी तकनीक थी। बल त्वचा बल के प्रयोग से शरीर पर सुरक्षा की एक परत जोड़ती है। जब तक कोई पर्याप्त उच्च सांद्रता वाली त्वचा बनाता है, तब तक बल विस्फोट के आसपास का बल आपके शरीर में कम बल सांद्रता का पता नहीं लगा पाएगा और इस प्रकार आपके बल नोड्स में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा। हालांकि इसमें कुछ समस्याएं थीं, जिनमें से मुख्य थी सहनशक्ति। इतनी उच्च घनत्व वाली फोर्सकिन बनाने में काफी मेहनत लगती थी। इसका मतलब था कि फोर्स गीजर के सीधे संपर्क में जितना हो सके उतना कम समय बिताना ही उनके हित में था। जाहिर है, अगर वे ऐसा करना चाहते तो छत्ते के ऊपर से अंदर नहीं जा सकते थे, वरना उनके फोर्सकिन्स उनके पास पहुंचने से पहले ही जवाब दे देते। उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था कि सुरंगों के इन जालों का फायदा उठाकर फोर्स इरप्शन के प्रहार को रोके और खुद को तभी उजागर करे जब वे पहले से ही जितना हो सके उतना करीब पहुंच जाएं। दुर्भाग्यवश ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। लियोनेल ने बिना सोचे समझे खंडित घन को उसकी प्रयोगशाला सेटिंग में बदल दिया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि खंडित घन का बल संकेंद्रण वास्तव में इतनी जल्दी ठीक हो गया था। दरअसल न केवल वह ठीक हो गया था, बल्कि लियोनेल ने उसे अब तक का सबसे उच्च संकेंद्रण देखा था। ये संभवतः मेरे 7वें और 8वें नोड्स को बनाने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि लियोनेल ने ऐसा सोचा था, लेकिन वह ऐसा करने से हिचकिचा रहा था। यह न जानते हुए कि उसका 9वां बेटा कहाँ जाएगा, उसे खुद पर थोड़ा शक हो रहा था। क्या होगा अगर वह सचमुच गलत रास्ते पर जा रहा हो? शायद मुझे शब्दकोश से पूछना चाहिए। लियोनेल ने यह बात अपने दिमाग में कहीं पीछे धकेल दी। अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था। चाहे उसके पास 9 नोड्स हो या 6, अगर वह मरना नहीं चाहता था तो उसे फोर्स गीजर के जितना हो सके पास पहुंचना ही होगा। अब ज्यादा जरूरी ये था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। लियोनेल की नजर बर्फ के गोलों की अलमारियों पर पड़ी। अब तक वे तरह तरह के जीवों से भर चुके थे और हर एक पूरी तरह से सुरक्षित था। इस द्वीप पर कदम रखने के बाद से वह 200 से ज्यादा जानवरों को मार चुका था, इसलिए निश्चित रूप से उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। अचानक लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसकी नजर एसएस ग्रेड कोयम मछली के बीस्ट क्रिस्टल वाले स्नोग्लोब पर पड़ी। अब जब उसे पता चल गया था कि स्पाइडर किंग भी सिर्फ एस ग्रेड का ही है, हालांकि एलिट एस ग्रेड का, तो लियोनेल को लगा कि कोयम मछली भी शायद एलिट एस ग्रेड की ही होगी। उसे नहीं लगता था कि दोनों में कोई बड़ा फर्क है, बस स्पाइडर किंग की क्षमता इतनी ज्यादा थी कि उससे निपटना मुश्किल था। हालांकि लियोनेल की इस तरह प्रतिक्रिया का कारण यही नहीं था। जैसे ही उसकी नज़र बीस्ट क्रिस्टल पर पड़ी, उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। क्या उसने समुद्रों के राजा और मीन राशि वालों की नाराजगी को नज़रअंदाज नहीं किया था ताकि वह इस बीस्ट क्रिस्टल का इस्तेमाल भागने जैसा खजाना बनाने के लिए कर सके? क्या होता अगर उसने भागने के बजाय इसका इस्तेमाल फोर्स गीजर की ओर एक सीधी रेखा बनाने के लिए किया होता? लियोनेल ने जब इस बात पर सोचा तो उसकी आंखें 2 चमकती मशालों की तरह चमक उठी। वह इतना उत्तेजित हो गया कि उसने अपने दर्द से कराहते शरीर को कुछ ज्यादा ही हिला दिया, जिससे दर्द का एक झटका उसे वापस वास्तविकता में ले आया। विचार रखना एक बात है, लेकिन उसे अमल में लाना बिल्कुल अलग बात है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास ऐसा खजाना बनाने के लिए जरूरी सामग्री है भी या नहीं। लियोनेल की भौहें तन गईं, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया। अगर शब्दकोश जोन्स को स्कैन करके ढूंढ सकता है, तो क्या वह दूसरी चीजों को भी स्कैन करके ढूंढ सकता है? अगर ऐसा होता तो शायद उसे अब इस खजाने को निखारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या आप इन सुरंगों से अपना रास्ता ढूंढ पाएंगे? लियोनेल ने उम्मीद से पूछा। गुनगुनाहट। सीड को जवाब देते हुए, फादर ओवरलॉर्ड ने इस फंक्शन को शब्दकोश में प्रोग्राम नहीं किया है। जब सीड पर्याप्त कुशल हो जाएगा तो शब्दकोश को स्वयं अपग्रेड और संशोधित करना संभव होगा। लियोनेल अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता अपने लिए भी ऐसा ही नाम प्रोग्राम करेंगे। उद्धरण चिन्ह ... तो फिर आप किस तरह की चीजों को स्कैन कर सकते हैं? गुनगुनाहट। सीड को जवाब देते हुए, शब्दकोश अपने डेटाबेस में किसी भी चीज को स्कैन कर सकता है। लियोनेल ने इस जवाब पर सिर हिलाया। साफ जाहिर था कि इससे चीजें जरूरत से ज्यादा जटिल हो रही थीं। दरअसल इस शब्दकोश में इन खदानों को स्कैन करने के लिए जरूरी तकनीक तो थी, लेकिन उसे उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए जरूरी प्रोग्रामिंग नहीं थी।
या तो यह एक चूक थी या फिर उसका बूढ़ा आदमी जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए लियोनेल ने इन बातों को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। सुरंगों के इस नेटवर्क के भीतर अयस्क शिराओं को मेरे लिए स्कैन करें। लियोनेल को यकीन नहीं था कि जिस छत्ते में फोर्स क्रिस्टल माइन कोर मौजूद था, वहां उसके इस्तेमाल के लिए दूसरे अयस्क मौजूद नहीं थे। ऐसे खजानों के निर्माण के लिए यह आदर्श वातावरण था। चूंकि उसके पास आवश्यक सामग्री नहीं थी, इसलिए उसे स्वयं ही खनन करना पड़ा। मीन ने अपना गुस्सा निगल लिया और संभल गई। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यही फैसला लेना चाहती हो? मैं जानती हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये हम सबके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या तुम ये समझती हो? लियोनेल को पहले से ही अपनी ओर कई शत्रुतापूर्ण निगाहों का आभास हो रहा था। केवल सीर और प्रेशियस मोमेंट ही थे, साथ ही रोआरिंग ब्लैक लान, थंडरस फ्लैप और आश्चर्यजनक रूप से किंग ऑफ सीज। ऐसा लग रहा था कि आखिरी वाले को लियोनेल द्वारा मीन राशि को अस्वीकार करने में काफी खुशी हुई। बेशक वहां बहती हवा भी थी जो इस घटनाक्रम से बहुत उत्साहित लग रही थी। अब जाकर वह सबसे बेहतरीन शो देख पाएगी। शांत पवन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और निराशा से लियोनेल की ओर देखने लगी। लियोनेल ने सिर हिलाया, ये लोग सचमुच उससे लड़ना चाहते थे। उसे मानना पड़ा कि वह वाकई उन सबको हरा नहीं सकता था। एक तो ये जगह बहुत सीमित थी, और दूसरी बात विडंबना यह है कि उन सबको सुरक्षित यहां पहुंचाने के बाद भी उसका शरीर अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाया था। बेशक अगर वह भागना चाहता भी, तो उसे नहीं लगता था कि उनमें से किसी में भी उसके साथ चलने की रफ्तार है, लेकिन सुरंगों का नक्शा न होने के कारण यह कहना मुश्किल था कि भागने से पहले वह किसी बंद रास्ते पर पहुंचेगा या नहीं। बेशक उसे पहले से ही याद था कि वे यहां तक कैसे पहुंचे थे, लेकिन वह रास्ता तो बाहर की ओर जाता था। वह क्या करने वाला था उन जानवरों की सेना के पास वापस भागकर? कौन जानता था कि इस समय बाहर क्या क्या बेतुका हो रहा होगा। अंततः उसके पास वास्तव में उन सभी से निपटने की क्षमता नहीं थी। हालांकि जो कुछ हो रहा था उससे वह निराश था, लेकिन वह समझ सकता था कि उन सबकी क्या राय थी। दक्षिणी लुकआउट वालों की उसके बारे में अब भी कुछ उदासीन राय थी। उसके हाल के कार्यों के कारण ही ये द्वेष भावनाएं कुछ हद तक कम होने लगी थीं। हालांकि इंसान अक्सर समूह विचार और पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का शिकार हो जाते हैं। लियोनेल के बारे में उनकी जो भी अच्छी धारणा थी, वह अब उसके कार्यों से आसानी से धूमिल हो गई। बाहरी पर्यवेक्षकों को उसके कार्य वास्तव में स्वार्थी लग रहे थे। एक नजरिए से लियोनेल को अपनी चीजें दूसरों को देने की जरूरत नहीं थी अगर उसका मन न करे। लेकिन इस बार यह मामला उन सभी की जिंदगी से जुड़ा था। वे यूं ही चुपचाप कैसे बैठे रह सकते थे? अदम्य, इतना बेशर्म मत बनो। ये तुम्हारे बारे में नहीं है। रप्चर्ड आर्टरी, जो शुरू से ही लियोनेल से दिलो जान से नफरत करती थी, इस पल खुद को अलग खड़ा होने से नहीं रोक पाए। हर गुजरते पल के साथ युवाओं के समूह का उपद्रव बढ़ता ही जा रहा था। मीन को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी और कई लोग पहले ही उसकी बात का बचाव कर चुके थे। बस अब बहुत हो गया, अब हिंसा की जरूरत नहीं है। आखिरकार शांत हवा अपनी जगह से उठी और लियोनेल की ओर बढ़ी। अदम्य, कृपया समग्र स्थिति के बारे में सोचें। क्या आपके लिए इस तरह से कार्य करना वास्तव में उचित है? लियोनेल को थोड़ी झुंझलाहट होने लगी थी। आखिरकार वह भी इंसान ही था। वह जितना समझदार बनना चाहता था, उतना ही उसका धैर्य भी सीमित था। फिर भी चूंकि वह जानता था कि उनके इरादे ज्यादा बुरे नहीं थे, उसने अपने अंदर उमड़ते असंतोष को दबा लिया। क्रोध से भड़कने के बजाय उसने अपनी हथेली को हिलाया, जिससे एक परिचित चांदी की डिस्क प्रकट हो गई। उसकी क्षमता को स्कैन करो, लियोनेल ने शांति से कहा। गुनगुनाहट, नामकरण तैयार हो रहा है। विकास चरण टियर 6 ब्लैक। विकास प्रकार मौलिक विकास, जल बोध, जल हेरफेर, जल संवेदना, जल तत्वीय बल के प्रति अधिक आकर्षण, जल आधारित बल तकनीकों के प्रयोग में समझ और शक्ति में 50% की वृद्धि। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जल हेरफेर, जल तत्व पर नियंत्रण। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मीन की आंखें चौड़ी हो गईं। स्लेयर लीजन लुकआउट भी उसकी क्षमता का इतना सटीक विश्लेषण नहीं कर पाया था। आखिर हो क्या रहा था, और उससे भी ज्यादा जरूरी, लियोनेल का मकसद क्या था? इस बात की कितनी संभावना है कि वह कोई मछली के बीस्ट क्रिस्टल को अवशोषित करने पर जल कायापलट की क्षमता प्राप्त कर लेगी? गुनगुनाहट। सीड को जवाब देते हुए फादर ओवरलॉर्ड ने इस फंक्शन को शब्दकोश में प्रोग्राम नहीं किया है।
एक बार जब आप पर्याप्त कुशल हो जाएंगे तो शब्दकोश को अपग्रेड करना संभव होगा। मीन, जिसका दिल बैठ गया था, ने राहत की सांस ली। उसकी मुस्कान फिर से खिल उठी जब उसे लगा कि लियोनेल का खेल नाकाम हो गया है। अब वह क्या करेगा, क्योंकि उसकी छोटी सी चाल कहीं काम नहीं आ रही थी। हालांकि लियोनेल को इसकी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बीस्ट क्रिस्टल के अंतर्ग्रहण पर किसी क्षमता में परिवर्तन होने की क्या संभावना है? ऐसा लग रहा था कि शब्दकोश अति विशिष्ट कार्य करने में सक्षम नहीं था। लियोनेल को लग रहा था कि उसके पिता ने जानबूझकर इसे इस तरह बनाया है। इस तरह वह शब्दकोश पर निर्भर हुए बिना ही अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। गुनगुनाहट। सीड के उत्तर में क्रिस्टल अवशोषण तकनीक के बिना संभावना 10,000 में 1 है। क्रिस्टल अवशोषण तकनीक के साथ संभावना 10 में 1 के करीब है। मीन के चेहरे के भाव, जो अभी अभी थोड़े से रंग में आए थे, फिर से फीके पड़ गए। उसके पास निश्चित रूप से ऐसी कोई तकनीक नहीं थी, वरना वह इस तरह प्रतिक्रिया नहीं देती। लेकिन एक पल बाद वह फिर से संभल गई। मैं समझ गया, तुमने अपनी बात साबित कर दी है, मीन ने शांति से कहा। लेकिन तुम्हारे मुकाबले, जिसकी संभावना 0% है, मेरी संभावनाएं फिर भी बेहतर हैं। जो लोग मुश्किलों के बारे में सुनकर डगमगाने लगे थे, उन्होंने हिम्मत जुटाई। मीन राशि वालों की बात सही थी। 1% संभावना में 1% की संभावना 0% संभावना से बेहतर थी। लियोनेल ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने पीशिस शब्द सुना ही न हो। किसी फोर्स क्राफ्टर के पास बीस्ट क्रिस्टल से कोई विशिष्ट क्षमता निकालने की कितनी संभावना है? गुनगुनाहट। क्रिस्टल स्पिरिट फैमिलियर वाले फोर्स क्राफ्टर के पास जीतने की 100% संभावना होती है। बाकी सभी फोर्स क्राफ्टर्स के पास 1% संभावना होती है, जो उनके कौशल और उस जानवर की तुलना में उनकी ताकत पर निर्भर करती है जिससे क्रिस्टल लिया गया था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे कम संभावना क्या है? गुनगुनाहट। सीड का जवाब देते हुए लगभग 10-20%, जब तक कि बीस्ट क्रिस्टल अपना डायमेंशनल ग्रेड फोर्स क्राफ्टर के साथ साझा करता है। यदि किसी उच्च डायमेंशनल प्राणी से कोई क्षमता निकालने की कोशिश की जा रही है, तो 0%। क्या मैं एक बल शिल्पी हूं? गुनगुनाहट। हाँ। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेरी सफलता की संभावना क्या है? गुनगुनाहट। सीड की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सीड की सफलता की संभावना 78% है। और अगर मैं अपना मेटल सिनर्जी वंश फैक्टर जागृत कर लूं? गुनगुनाहट। इससे सीड को सीड की मेटल स्पिरिट की इंद्रियों का ज्यादा फायदा उठाने का मौका मिलेगा, जिससे संबंधित क्षमता को भांपने की संभावना बढ़ जाएगी। इस स्थिति में ये लगभग 92% होगा। लियोनेल जितना ज्यादा बोलती, मीन राशि का चेहरा उतना ही पीला पड़ता जाता। ऐसा लग रहा था मानो वह उस राक्षसी क्रिस्टल को, जिसके बारे में उसने सपनों में सोचा था, धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। लियोनेल को सुखद आश्चर्य हुआ कि शब्दकोश उसे जरूरी ऑड्स दे पा रहा था। वह इसके लिए तैयार था कि शब्दकोश ऐसा न कर पाए, ठीक वैसे ही जैसे वह मीन राशि के विशिष्ट ऑड्स नहीं पढ़ पा रहा था। लेकिन अगर उसने इसके बारे में सोचा तो ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई। उसके पिता द्वारा छोड़ी गई डिक्शनरी के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, उसे उन चीजों के बारे में जानकारी देना जिनके बारे में वह अनभिज्ञ था, और दूसरा, उसकी फोर्स क्राफ्टिंग का मार्गदर्शन करना। ये समझ में आता है कि यह डिक्शनरी फोर्स क्राफ्टिंग से असंबंधित कार्यों के लिए अपनी स्कैनिंग क्षमता का उपयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन जब विषय स्वयं क्राफ्टिंग का हो तो यह ऐसा कर सकती थी। चूंकि यह ऐसा है, इसलिए ये थोड़ा अधिक स्वीकार्य है। लियोनेल ने स्वयं ही सिर हिलाया। मुझे लगता है कि 78% संभावना 0.001% संभावना से बेहतर है ना? लियोनेल ने पूछा। मीन ने दांत पीस लिए, लेकिन वास्तव में उसके पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बल शिल्प। ये शुरू से ही एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ पेशा था। पृथ्वी के उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी विकास की ओर अपना पहला कदम रखा था, ये दुर्लभता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। पृथ्वी के बल शिल्पियों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। या तो वे जिज्ञासु वैज्ञानिक थे जो मेटामॉर्फोसिस के आने से पहले ही शोधकर्ताओं के पद पर थे, या वे उन गिने चुने लोगों में से थे जिनमें बल शिल्प संबंधी क्षमताएं जागृत थीं। कहने का तात्पर्य यह था कि यह पेशा उनके मन में प्रचलित नहीं था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लियोनेल जितना युद्ध प्रभावशाली व्यक्ति फोर्स क्राफ्टर भी हो सकता है। दरअसल उनमें से कई तो अभी भी यह नहीं जानते थे कि फोर्स क्राफ्टर क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप सब समझ गए होंगे कि मैं स्वार्थी होने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं सचमुच हमारी सबसे अच्छी संभावना हूं।
अगर किसी और की संभावना ज्यादा है तो मुझे बीस्ट क्रिस्टल सौंपने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लियोनेल ये बात यूं ही कहने के लिए नहीं कह रहा था। उसने सचमुच अपने आसपास के युवाओं का नजरिया समझा था। एक नजरिए से उनका ये अनुरोध अनुचित लग सकता था, लेकिन ये अतिशयोक्ति भी नहीं थी। इसके अलावा अगर उसे शर्मीली मछली का जानवर क्रिस्टल भी देना पड़े तो भी वह भालू राजा के जानवर क्रिस्टल का इस्तेमाल करके वैसा ही खजाना हासिल करने की कोशिश करके खुद पर दांव लगा सकता था। उसने इसे अभी के लिए सिर्फ इसलिए अलग रखा था क्योंकि भालू राजा का शरीर दूषित हो चुका था। इस समय कामिंग विंड को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लियोनेल की नजरों से मिलने से, हालांकि थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, अब जल्द से जल्द खुद को छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढने लगी थी। अपना सिर थोड़ा झुकाकर उसने सच्चे मन से माफी मांगी। मुझे माफ करें। पीछे हटते हुए उसने कुछ और नहीं कहा, जिससे लियोनेल को उसके बारे में बेहतर राय बनी। ऐसा लग रहा था कि दक्षिणी लुकआउट के युवक वाकई बुरे नहीं थे। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया, लियोनेल ने जवाब दिया, जिससे कई लोगों ने राहत की सांस ली। मीन के दांत पीसने की आवाज लगभग साफ सुनाई दे रही थी। वह इतनी पास थी कि सब कुछ ढह गया। हम आपके खजाने की बातों को गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? हमें कैसे पता कि आपने ऐसा नहीं कहा? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे तुरंत पछतावा हुआ। उसकी नफरत ने उसकी नजरों को धुंधला कर दिया था, जिससे उसने कुछ बेवकूफी भरी बात कह दी। उस वक्त सिर्फ लियोनेल ही नहीं था जो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। अगर उसे शब्दकोश पर इतना भरोसा नहीं था, तो जब उसे लगा कि बीस्ट क्रिस्टल पाना मुमकिन है, तो उसने शब्दकोश के शब्दों को बहाने के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया? अब ऐसा कुछ कहना उसे कुछ ज्यादा ही स्वार्थी लग रहा था। छोड़ो, जो चाहो करो। मीन राशि वह जवाब सुनने को तैयार नहीं थी जिसके बारे में उसे पूरा यकीन था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी स्थिति को संभाला और अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गई। लियोनेल ने उसकी आंखों में दुश्मनी देखकर आह भरी। मेटामॉर्फोसिस से पहले सब कुछ कितना आसान था। मुझे इस शिल्प को पूरा करने के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए। कुछ दिन जरूरी सामग्री ढूंढने में और कुछ दिन सब कुछ का खाका तैयार करने में। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में ये पूरा हो जाना चाहिए। युवकों ने लियोनेल की बात पर सिर हिलाया, लेकिन वे अभी भी थोड़े चिंतित थे। इस गुफा में आए उन्हें अभी 2 ही दिन हुए थे, लेकिन अभी से ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उनमें से कई नहाना चाहते थे, लेकिन उनके पास नहाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा उनके पास शौच के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए कई लोगों को मलत्यागने के लिए गुफा से बाहर निकलकर निर्जन कोनों की तलाश करनी पड़ी। यह ऐसी स्थिति थी जो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। खुशकिस्मती से उनमें से कई लोग अपने साथ घर जैसा खजाना लेकर आए थे। आखिरकार उन्हें पता था कि शिकार पर आराम एक विलासिता होगी। इसी वजह से हालात कुछ बेहतर थे, लेकिन पानी और भोजन के भंडार जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। ये देखकर लियोनेल को एहसास हुआ कि उसे उनके दिलों को शांत करना होगा। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 3 बड़े जानवरों की लाशें निकाली। तुम में से जिनके पास आग बुझाने की क्षमता है, वे दूसरों को इस मांस को अलग करने और पकाने में मदद करें। चिंता मत करो, मेरे पास कुछ महीनों के लिए पर्याप्त मांस है। जहां तक पानी की बात है, लियोनेल ने मीन राशि की ओर देखा। मुझे उम्मीद है कि मीन राशि इसमें हमारी मदद करेगी। हवा में मौजूद बल के घनत्व और आपकी क्षमता की मदद से मुझे यकीन है कि हवा से बड़ी मात्रा में पानी को संघनित करना कोई समस्या नहीं होगी, है ना? मीन की आंखों में एक चतुर चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी ही योजनाओं पर पानी फेर दिया। जिस तरह वह लियोनेल को प्रभावित करने के लिए जनमत का इस्तेमाल कर सकती थी, लियोनेल भी उसके साथ ऐसा कर सकता था। दरअसल यह उस पर और भी ज्यादा असरदार था क्योंकि लियोनेल उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर उसने सचमुच इन नौजवानों को पानी देने से मना किया होता, तो उसका अंत अच्छा नहीं होता। अंत में वह सिर्फ सिर हिला ही पाती। लियोनेल ने अपना मुखौटा उतारते हुए खिलखिलाकर मुस्कुराया। ये देखकर सभी युवक दंग रह गए, उन्हें लगा भी नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेगा। बहुत सुंदर। बहती हवा की आंखें चमक उठी मानो वह लियोनेल को वहीं से खा जाना चाहती थी जहां वह खड़ा था। तुम सब मुझे लियोनेल कह सकते हो, हम सब इसमें साथ हैं, लियोनेल ने हल्के से कहा। मैं यहाँ तुम सबका नेतृत्व करने नहीं आया हूँ, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने पर मजबूर करूंगा जो तुम नहीं करना चाहते। जब तक हम साथ रहेंगे, बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। छी, तुम कितने अच्छे प्लेबॉय हो, रोआरिंग ब्लैक लायन ने कहा।
क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे फूलदार शब्द कहने से वे तुम्हारे पीछे और भी ज्यादा खींचे चले आते हैं। उनकी अचानक कही गई बात सुनकर कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा लगा जैसे सबके कंधों से एक बोझ अचानक उतर गया हो। कुछ निपटाने के बाद लियोनेल गुफा से बाहर निकला। उसकी पीठ पर कई आंखें थीं और वह अंधेरे में गायब हो गया। उसकी घटती हुई आकृति को देखकर समुद्रों का राजा हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मीन राशि वालों को मलखाते देखकर मजा आ रहा हो। पिछले दिन का सारा गुस्सा हवा में उड़ गया था और अब वह सहज महसूस कर रहा था। बस यही कहा जा सकता है कि इंसान वाकई अजीब प्राणी है। समुद्रों का राजा लियोनेल से नफरत करने से लेकर एक दिन में उसका समर्थन करने तक पहुंच गया था। जहां तक मीन राशि की बात है, वह बस लियोनेल की तरफ नफरत भरी नजरों से देख सकती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे तर्क पहले उसके पक्ष में था, अब उसके पक्ष में था। मानो इतना ही काफी बुरा नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियोनेल में इतना करिश्मा होगा। तारांकन तारांकन। लियोनेल अंधेरी सुरंगों में आराम से टहल रहा था। हालांकि उसे अभी भी अपनी चोटों का दर्द महसूस हो रहा था और आसपास रोशनी का भी घोर अभाव था, फिर भी अब वह बिल्कुल सहज था। यह उससे कहीं बेहतर अवसर हो सकता है जितना मैंने मूलतः सोचा था। लियोनेल इतनी जोर से मुस्कुराया कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लियोनेल इतना खुश इसलिए था क्योंकि जब उसने शब्दकोश से आसपास अयस्क की शिराओं को खोजने के लिए कहा तो नतीजे उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थे। छत्ता तो मानो किसी खजाने जैसा था। हालांकि बल विस्फोट अभी हो रहा था, ये कहा जा सकता है कि यह बल क्रिस्टल खदान काफी समय से परिपक्व हो रही थी। परिणामस्वरूप पृथ्वी पर चौथे आयाम के खनिजों के निर्माण के लिए ये सबसे उपयुक्त वातावरण था। न केवल छद्म चतुर्थ आयामी खनिजों की उपस्थिति अविश्वसनीय रूप से उच्च थी, बल्कि कुछ शिराएं ऐसी भी थीं जिनमें पहले से ही सच्चे चतुर्थ आयामी खनिज मौजूद थे। ये कहा जा सकता है कि धातु विज्ञान में पृथ्वी की प्रगति अपने जैसे कई विश्वों से कहीं आगे थी। हालांकि मूल सत्य ये था कि ये मिश्र धातुएं बल के सामने अभी भी कमजोर थीं। यही कारण था कि लियोनेल को स्नाइपर राइफल से लिए गए मिश्रधातुओं में उर्बे अयस्क मिलाना पड़ा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी पिस्तौलें आज की तुलना में और भी कमजोर होती। हालांकि यदि लियोनेल अपने शिल्प में छद्म और सच्चे चौथे आयामी धातुओं का उपयोग करते तो वे कम प्रयास से उच्च श्रेणी के शिल्प बनाने में सक्षम होते। इसके अलावा हालांकि चौथे आयाम की धातुएं अभी भी इतनी कमजोर थीं कि उन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सकता था, उन्हें भविष्य के लिए बचाया जा सकता था। पूरी संभावना है कि ये धातुएं सच्चे चौथे आयाम की दुनिया में भी बहुत मूल्यवान होंगी। लेकिन अब लियोनेल के पास लगभग सभी चीजें थीं। शब्दकोश की बदौलत वो उन्हें मोटी दीवारों के पार आसानी से ढूंढ सकता था और लिटिल टॉली की मदद से खनन प्रक्रिया भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लियोनेल की उत्तेजना को महसूस करते हुए उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपटी छोटी धातु आत्मा खुशी से उछल पड़ी तथा मदद करने के लिए उत्सुक हो गई। लियोनेल ने हल्के से मुस्कुराकर उस छोटे लड़के को अपने हाथों से खेलते देखा। ठीक है, पहला लक्ष्य सबसे नजदीक है, विस्परिंग ब्रीज अयस्क की एक नस। लियोनेल तेजी से आगे बढ़ा। शुरुआत में तो उसे कई रास्ते मिले क्योंकि शब्दकोश उसे सिर्फ सामान्य दिशा ही दिखा पा रहा था, लेकिन आखिरकार वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और रास्ते याद करता गया। जल्द ही लियोनेल मिट्टी की एक साधारण सी दीवार तक पहुंच गया। हल्की सी नमी और छूने पर ठंडक के अलावा उसमें कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन लियोनेल को शब्दकोश पर भरोसा था। ठीक है छोटे दोस्त, चलो शुरू करते हैं। नन्हा टॉली कई छोटी छोटी चांदी की गेंदों में बंट गया जो लियोनेल के हाथों के चारों ओर उछलने लगी और फिर लियोनेल की हथेलियों पर जा गिरी। लियोनेल ने दीवार पर अपने हाथ रखे, स्पिरिट यूनिटी में प्रवेश किया और टॉलिवर की तीक्ष्ण इंद्रियों का उपयोग करके बहुमूल्य खनिजों के प्रति छिपी हुई नसों को देखा। वहां है। इसे महसूस करने के बाद लियोनेल ने अपनी धातु आत्मा में बल प्रवाहित करना शुरू कर दिया। अपने मनचाहे हिस्से का आकार बनाने की तरह ही लियोनेल ने ये सुनिश्चित किया कि वह केवल उन मिट्टी के टुकड़ों को ही सावधानीपूर्वक तराशेगा जिनका उस मूल्यवान अयस्क से कोई संबंध नहीं है। सच तो यह है कि ज्यादातर काम लिटिल टॉली ने ही किया था। लियोनेल के सहयोग के बिना भी उसे पिघलने और खनिजों को सोखने के लिए बनाया गया था। दरअसल लियोनेल के लिए अपने परिचित पर भरोसा करके फोर्स इरप्शन की ओर रास्ता बनाना बहुत संभव हो सकता था, बजाय इसके कि वह उस शर्मीली मछली के बीस्ट क्रिस्टल से कोई यान बनाए। ऐसा न करने का एकमात्र कारण ये था कि वह उस छोटे से जीव पर ज्यादा काम नहीं डालना चाहता था। किसी शिरा को ढकने वाली चट्टान को तराशना एक बात थी, लेकिन सैकड़ों मीटर गहरी मिट्टी खोदना एक बिल्कुल अलग बात थी।
जल्द ही लियोनेल के सामने एक चांदी जैसी हरी धातु चमक उठी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी मानो उस पर कोई प्रभामंडल हो। उच्च आयामी धातुओं में हमेशा ऐसे ही प्रभामंडल होते थे। केवल ब्लैक अर्बे अयस्की इसका अपवाद था। जब तक वह अपने आयामी स्तर से नीचे की दुनिया में रहता, वह हमेशा ऐसे ही चमकता रहता, मानो उसे डर हो कि दूसरों को उसकी कीमत का पता ही न चले। कोई धातु अपनी वर्तमान दुनिया से जितने ज्यादा आयामी ग्रेडों से आगे होगी, उसे घेरने वाले प्रभामंडल उतने ही विशाल होंगे। यही तर्क अन्य प्राकृतिक खजानों, यहाँ तक कि जानवरों और मनुष्यों के लिए भी लागू होता है। विस्परिंग ब्रीज ओरे, यह एक बेहतरीन पवन तत्वीय पोत है और अपनी तीक्ष्णता और हल्केपन के लिए जाना जाता है। बुरा नहीं है, जब मैं आखिरकार मूवमेंट ट्रेजर बनाने में लगूंगा तो ये काम आ सकता है। लियोनेल अक्सर कैप्टन सेला के रथ के बारे में सोचता। हालांकि वह एक नीच इंसान थी, लेकिन उसके रथ में कोई दोष नहीं था। एलिमेंटल वेसल्स एक प्रकार के अयस्क थे। पूर्वे अयस्क की तरह, जो एक महान आधारभूत धातु थी और दो विरोधी खनिजों को स्थिर करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती थी, जो अन्यथा आपस में नहीं जुड़ पाते। धातुओं के अन्य परिवार भी थे। एलिमेंटल वेसल्स एक ऐसा परिवार था जो कुछ खास प्रकार की एलिमेंटल फोर्स को अपने अंदर समाहित करने में सक्षम था। एक पवन तत्वीय पोत के रूप में विस्परिंग ब्रीज ओरे पवन तत्व को धारण करने में असाधारण रूप से कुशल था। इसकी उच्च स्थिरता के कारण इसे ये नाम भी मिला। ये बड़ी मात्रा में पवन तत्व को अवशोषित करने और उसका उपयोग करते हुए शांत और स्थिर संचालन बनाए रखने में सक्षम है। ये वाहन बनाने के लिए काफी आदर्श था। लियोनेल खिलखिलाकर मुस्कुराया। उस छोटे से बच्चे के लिए नस के आसपास के सामान्य पत्थर को चबाना कोई समस्या नहीं थी। उसे पूरी तरह से बाहर आने में आधा घंटा भी नहीं लगा। उसके बाद लियोनेल अपने नंगे हाथों से ही उसे पूरी तरह से बाहर निकाल सकता था। एक खत्म, उम्मीद है कि कई और बाकी हैं। मुझे निश्चित रूप से एक अच्छा जल तत्व पोत खोजने की आवश्यकता होगी। अगर मुझे एक दोहरी जल पृथ्वी तत्व पोत मिल जाए, तो मैं कोई मछली और भालू राजा के जानवर क्रिस्टल को एकीकृत करके शिल्प को और भी बेहतर बनाने में सक्षम हो सकता हूँ। ऐसा लग रहा था कि यह कहावत सच थी। खतरे के बीच भी फायदा ही फायदा है। किसी और जमाने में खनिजों के इतने बड़े भंडार पर साम्राज्य या स्लेयर लीजन का एकाधिकार होता। लेकिन अब लियोनेल जितना ले सकता था, ले लेता।